स्वागत है आप लोगों का न्यू एरा पे। मेरा नाम है दिवांश मिश्रा और आई एम योर न्यू फिजिक्स फैकल्टी ऑन न्यू एरा। और आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर हम लोग उठाएंगे। जैसे आज के सेशन में हम लोग जेईई मेंस का 2021 का अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियोस का फायदा इस तरीके से उठा सकते हो, जैसे मान लो आप लोग बोर हो रहे हो या आप लोग भी मान लो आप अदर वर्क कर रहे हो अदर देन स्टडी, मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि लास्ट मंथ यार काफी क्रूशियल होते हैं, तो आप इन वीडियोस को उस टाइम पे देख सकते हो। या मान लो आप अगर एनालिसिस भी कर रहे हो पेपर्स के कि यार सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं या क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप इन वीडियोस को यूज कर सकते हो अपने स्टडी में। तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग फटाक से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटाने की कोशिश करेंगे कम टाइम में। और आप लोग अप्रोच देखना और याद रखना यार कि जेईई मेंस हर साल ये पैटर्न अपने एग्जाम्स में रिपीट करता ही रहता है, तो कोशिश करना कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और शुरू करते हैं, चलिए यार शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बैडमिंटन रैकेट का अबाउट ए एक्सिस। ए के अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस बैडमिंटन रैकेट का, ठीक है। और आप सोच के देखो, किसी भी बैडमिंटन रैकेट में दो चीजें होती हैं, एक तो रिंग होती है अपनी, ये देखो रिंग है, और दूसरी क्या होती है, रॉड होती है, हाँ कि ना। एक रिंग होती है और एक रॉड होती है। अच्छा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस पूरे बैडमिंटन रैकेट का और ए एक्सिस के अबाउट बताना है। तो आपको खुद ही पता चल गया कि इस क्वेश्चन में एक रिंग है और रॉड है, तो अगर आपको ए एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या आपको रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए ए के अबाउट, और क्या आपको रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए ए के अबाउट, हाँ कि ना। हाँ भैया बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर इन दोनों का समेशन कर दोगे तो क्या आपको एक एक्सिस के अबाउट पूरे बैडमिंटन रैकेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। हाँ भैया पता चल जाएगा। यानी कि अपने को अगर रॉड और रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे ए के अबाउट, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, बस यही करना है। अच्छा आ जाओ शुरू करते हैं। आई रॉड, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं रॉड का ना, वो ए एक्सिस के अबाउट है। और याद रखना, कभी भी आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल देना, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हो। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या लगता है फॉर्मूला, आई एक्सिस इज इक्वल टू आई CUM प्लस MD स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला लगता है, हाँ कि ना। हाँ भैया यही फॉर्मूला लगता है। चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। तो अगर तुम आई रॉड निकालने जाओगे तो आई CUM ऑफ रॉड क्या होता है, क्या ML स्क्वायर बाई 12 होता है। पढ़ के रखे होगे तुम लोग यार, हाँ भैया पढ़ के रखे हैं। तो ध्यान से देखो, इस रॉड का मास कितना है, स्मॉल m है, और L इज द डिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो लेंथ ऑफ द रॉड टोटल क्या दे रखी है, क्या 6R दे रखी है, 6R का होल स्क्वायर अपॉन 12, हाँ कि ना। क्योंकि आई CUM ऑफ रॉड कितना होता है, क्या ML स्क्वायर बाई 12 होता है। अच्छा, अब दूसरा लिखना है MD स्क्वायर। मास ऑफ द रॉड इज स्मॉल m एंड डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और जिस एक्सिस से तुमको उसका सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या वो डिस्टेंस 5R बाई 2 होगी। आप सोच के देखो, टोटल डिस्टेंस अगर रॉड की 6R है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल डिस्टेंस क्या 3R होगी, हाँ कि ना। और D जो होता है, D वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास और जिस एक्सिस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसके बीच का डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है ये अगर 3R होगा और ये R बाई 2 है, तो क्या ये बचा हुआ 5R बाई 2 होगा, हाँ कि ना। हाँ भैया 5R बाई 2 होगा, तो बस 5R बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। अच्छा, अब जैसे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, वैसे ही क्या रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आ जाओ निकालते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो रिंग का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे, तो क्या सबसे पहले आई CUM लिखना होगा रिंग का, और किसी भी रिंग का आई CUM लिखते समय आपको पता है कि MR स्क्वायर होता है, हाँ कि ना। MR स्क्वायर होता है। यहां पे रिंग का रेडियस स्मॉल r दे रखा है, तो आप लोग भी यहां पे स्मॉल r ही यूज करें। क्या MR स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहां पे MD स्क्वायर लिखना है। ध्यान से देखना, जो मास है रिंग का वो तो कैपिटल M है, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड जिस एक्सिस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या उसके बीच का ही डिस्टेंस क्या D होता है। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस देखो, ये पूरी डिस्टेंस तो देखो 7R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रॉड की डिस्टेंस 6R है और जो रिंग है उसकी डिस्टेंस, उसका जो रेडियस है वो R है, तो क्या टोटल डिस्टेंस यार 7R हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग और जहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या वो डिस्टेंस 7R माइनस R बाई 2 हो जाएगी, हाँ कि ना। क्या यही D होगा, और आपको फॉर्मूले के हिसाब से क्या इसका स्क्वायर कर देना है। तो आप ध्यान से देखो, सामने आपके पास रॉड की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई और रिंग की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, और ये दोनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग निकाले हो, ये ए एक्सिस के अबाउट निकाले हो, और सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हो रहा है इसमें।
हाँ की ना? हाँ भैया, आपकी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब बस क्या करो, आप यहां पे नेट कर लो दोनों का, रॉड और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड कर लो। अब ये एडिशन वाला काम और कैलकुलेशन वाला काम आप लोगों को करना होगा, ये हम नहीं कराएंगे प्लीज, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम भी सेव हो। यहां पे कोशिश करनी की अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, ना कि कैलकुलेशन पे। तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और कैसे करना है आप लोग के सामने। तो ठीक है, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। आपको क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव का इक्वेशन दे रखा है, सीएम का इक्वेशन दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछा है द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज विल बी। आपको क्या करना है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, यानी कि आपको एफएम की वैल्यू बतानी है, सिंपल। तो कभी भी आप लोग जनरल इक्वेशन, अगर सीएम की जनरल इक्वेशन देखे हो ना, तो सीएम इज इक्वल टू एसी 1 प्लस एसी एम बाई एसी साइन 2 पाई एफ एम टी। ये जनरल इक्वेशन होती है अपनी मॉड्यूलेटिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव की। अब ध्यान से सोच के देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करो ना, तो 1 प्लस 0.2 जो होगा वो एम बाई एसी का रेशियो होगा, और साइन वाले को हम लोग क्या करने वाले, इनको क्या करने वाले, कंपेयर कराने वाले हैं डायरेक्ट। तो ध्यान से सोच के देखो, 12560 टी को क्या हम लोग इसकी जगह 2 पाई एफ एम टी लिख सकते हैं, हाँ की ना? तो टी से टी कैंसिल करा दो, और बस आपको क्या करना है, 2 पाई को नीचे लेते आओ, 2 पाई एफ एम इज इक्वल टू 12560। अब बस एफ एम इज इक्वल टू 12560 अपॉन 2 पाई। क्या ये अपनी एफ एम की वैल्यू आ जाएगी? अब बस पाई की वैल्यू रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, और आपका आंसर जो आएगा वो 2000 हर्ट्ज आएगा, ठीक है, 2000 हर्ट्ज। अब इसको चाहे 2000 हर्ट्ज बोलो या 2 किलो हर्ट्ज बोलो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए और आपको कंपेयर कराने आना चाहिए, हाँ कि ना? जल्दी से बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। टू ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। देखो, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन अपने पास सामने दे के रखी हुई है, और आपको क्वेश्चन में बोला है द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन। मतलब आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है, जहां पे जो क्लोजेस्ट नोड जो होगा, सबसे पहला जो क्लोजेस्ट नोड होगा वो कौन सा प्रेजेंट होगा, या और आपको क्या करना है, उसका x की वैल्यू बतानी है। यानी कि सिंपली आपको नोड की पोजीशन बतानी है कि जो सबसे अपना पहला वाला नोड होगा वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। आ जाओ करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब, वेव के सिंपल क्वेश्चन है, और कई बच्चों को वेव वाला चैप्टर काफी टफ लगता है। तो आपको पता होगा कि आप अगर नोड की बात कर रहे हो, यानी कि आप y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो, हाँ कि ना? हाँ भैया, y इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका कोई भी नोड प्रेजेंट होता है, हाँ कि ना? हाँ भैया। अच्छा, अब आपको बस जो इक्वेशन दिया है ना, बस y की जगह 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 cos 1.57 पर सेंटीमीटर x साइन 78.5 पर सेकेंड इंटू टी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगी ये 0 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नोड पे एट नोड y इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना? हाँ भैया। अब बस आपको x की अगर पोजीशन चाहिए तो सोच के देखो, आप इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या 1.57 और x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, हाँ कि ना? लिख सकते हैं भैया, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब 1.57 x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 0 कब आता है, पाई बाई 2 पे आता है। तो cos 0 cos 0 कब आता है, पाई बाई 2 पे। बस सिंपली डायरेक्ट पाई बाई 2 रख दिए, और x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू 1.57, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, और जो आपका आंसर होगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा, हाँ कि ना? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए दिमाग में कि यार नोड जो कोई भी नोड y इज इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, दिस इज द क्लोजेस्ट नोड फॉर यू। अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन सामने आप लोगों के स्क्रीन पे देखते हैं जल्दी से, क्या है। 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, अच्छा 2 वायर दे रखा है, इक्वल लेंथ का है, डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 2 mm, ईच हैविंग रेजिस्टिविटी, और दोनों का डायमीटर सेम दे रखा है, और रेजिस्टिविटी भी दे रखी है इसकी 12 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और रो2 भी दे रखा है 51 रिस्पेक्टिवली। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। अच्छा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या यही बोल सकते हैं? यानी कि अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, क्या R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या इसी के इक्वल आएगा? कैलकुलेशन है यार। अच्छा, आपको बोल रखा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस दोनों रजिस्टर्स का, वो कितना दे रखा है, 3 ओम। तो क्या इसको बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बस लेंथ ऑफ द वायर बताना है। आप सोच के देखो, R इज इक्वल टू क्या रो एल बाई ए फॉर्मूला पढ़ के रखे हुए हो? हाँ भैया बिल्कुल पढ़ के रखे हैं। बस आपको यहां पे वही पुट करना है। आपको क्या करना है, 3 ओम इज इक्वल टू R1 की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो R1 की जगह क्या लिखेंगे, रो 1, लेंथ दोनों का सेम है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है इक्वल लेंथ है। अच्छा, अपॉन एरिया। अब देखो डायमीटर भी दोनों का सेम है, और अगर डायमीटर सेम है तो क्या d/2 कर लोगे, क्या रेडियस मिल जाएगा? हाँ कि ना। और जाहिर सी बात है अगर रेडियस मिल गया तो क्या इस पूरे सर्कल का, क्योंकि बेसिकली यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग को निकालना होगा, क्या पाई आर स्क्वायर ही तो होगा यार। हाँ कि ना। तो दोनों का एरिया, ऊपर वाले का भी क्रॉस सेक्शन एरिया और नीचे वाले क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आने वाला है, ए आने वाला है, जो कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। हाँ कि ना। अब ये कैलकुलेट करके आप लोग एरिया निकालोगे, तो अब यहां पे क्या ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की एरिया सेम सेम आ रही है, तो ए लिख लो। और जब R2 लिखने जाओगे, क्या रो 2 L बाई ए लिख सकते हो? हाँ कि ना। अपॉन फिर यहां पे क्या लिखोगे, रो 1 L बाई ए प्लस रो 2 L बाई ए। क्या यही लिखोगे? अब बस आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। और आप ध्यान से सोच के देखो, ए से ए कटने वाला है, और बस सॉल्व क्या होगा देखना। अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन अगर करोगे, बस अब कैलकुलेशन ही बचा इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। 3 ओम इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, ऊपर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, रो 1 रो 2, और ये क्या हो जाएगा L बाई ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या करो, L बाई ए को कॉमन ले लो। तो L बाई ए को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, रो 1 प्लस रो 2। हाँ कि ना। अब क्या होगा, एक L बाई ए से एक L बाई ए कैंसिल, और अब आप देखो 3 ओम इज इक्वल टू रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, और यहां पे ऊपर क्या होगा, L बाई ए। आपको एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर, यहां पे डायमीटर दे रख के रखा हुआ है क्रॉस सेक्शन का 2 mm, तो आप क्या रेडियस निकाल के एरिया निकाल सकते हो, क्या आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो। और आपको रेजिस्टिविटी भी दे रखी है दोनों वायर्स की, रो 1 भी दे रखा है और रो 2 भी दे रखा है। अब कैलकुलेशन यार आप लोगों को करना है, और आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि जो अपना बी ऑप्शन है 97 मीटर जो लेंथ है वो करेक्ट होगा। हाँ कि ना। हाँ भी आपकी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लो। अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th पे पढ़ते हैं। अच्छा, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एज्यूम एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अच्छा, आपने को बोल रखा है कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल यानी कि हम ये समझ जाए कि भैया टी कांस्टेंट है। अब आपको सच बताएं तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, आपको पीवी कर्व दे रखा है और आपको पीटी कर्व पूछा है कि करस्पॉन्डिंग पीटी कर्व क्या होगा। तो आपको जैसे ही पता चला कि टी कांस्टेंट है, यानी कि टी चेंज ही नहीं हो रहा, टी कांस्टेंट है अपना। अगर टी चेंज नहीं हो रहा है तो या तो अब देखिए ये ग्राफ पकड़िए इसमें कि किसमें टी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो ध्यान से, इसमें टी चेंज हो रहा है, इसमें भी टी चेंज हो रहा है, लेकिन दो ग्राफ सी वाला और डी वाला इसमें क्या हो रहा है, टी सेम है। लेकिन अब इन दोनों में से देखो, टी इसमें भी पूरा सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस ए टू बी, और इसमें भी ए टू बी जो है थ्रू आउट द प्रोसेस टी सेम है। लेकिन इन दोनों में कौन करेक्ट है, तो जो प्रोसेस है ना वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस ए से बी की तरफ जा रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन दिख रही है ये ए टू बी जा रहा है, और ये वाली लाइन क्या दिखा रही है कि ये बी टू ए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अपना जो प्रोसेस है वो तो ए टू बी जा रहा है ना, एट आइसोथर्मल। हाँ कि ना। तो यानी कि अपना सी ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, बिना लेट के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट इन अ लिम्स एज शोन इन द गिवन डाटा। अच्छा, मतलब ये जो गिवन डाटा दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, हाइट का डिफरेंस बताना है, यानी कि सीधे से बोले तो h1 माइनस h2 बताना है आपको। क्योंकि आप देखो इस लिम की हाइट h1 है और इसकी h2 है, और आपको यही डिफरेंस पता करना है कि ये डिफरेंस आ कितना रहा है। हाँ कि ना। हाँ भैया आपकी बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दे रखा है वाटर का, और उसकी डेंसिटी भी दे रखी है, और आपको हाइट का डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। तो सोच के देखो, ये जो कंडीशन अपना बना हुआ है कि इधर h1 हाइट अटेन है और इधर h2 हाइट अटेन है, ये तभी कंडीशन हुआ होगा जब दोनों जगह का, यहां का भी प्रेशर और यहां का भी प्रेशर सेम हुआ होगा। मान लेते कि इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो P1 है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है P2 है। अगर ये दोनों प्रेशर सेम हो जाएगा तभी जाकर के ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इधर h1 हाइट अटेन होगी और इधर h2 हाइट अटेन होगी तभी। ओके, बात समझ में आ रही है। और इसका रीजन भी आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पे जो
अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है ना इस ट्यूब का, ये ज्यादा है और इधर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसीलिए इधर ज्यादा हाइट अटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, जो बच्चे सरफेस टेंशन अच्छे तरीके से पढ़े, फ्लूइड वाले चैप्टर अच्छे से पढ़े, उन्हें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। यानी कि आपको समझ में आ गया कि भैया अगर P1 इक्वल टू P2 निकाल लिए तो शायद H1 माइनस H2 भी हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, यानी कि अपने को बस P1 पॉइंट पे कितना प्रेशर है और P2 पॉइंट पे कितना प्रेशर है वो बताना है। आ जाओ निकालते हैं फटाक से। देखो P1 पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए क्या करना होगा, P नॉट, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो P नॉट प्लस रो जी एच, ये जो प्रेशर है ये तो हाइट की वजह से है, और यहां पे देखो P1 पॉइंट पे क्या हाइट जो अटेन हुई है H1 देके रखी हुई है, हाँ कि ना? हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ रही है। आप सोच के देखो इस क्वेश्चन में ना P1 पे एक और प्रेशर है, और वो प्रेशर है बबल ड्रॉप की वजह से प्रेशर। बबल ड्रॉप की वजह से प्रेशर क्या होता है, 2T/R होता है किसी भी बबल ड्रॉप की वजह से। ठीक है, तो यहां पे टेंशन और जो अपना ये जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ट्यूब का, ये इसी रीजन की वजह से दे रखा है क्योंकि आपसे वो बबल ड्रॉप में जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है उसकी भी बात करवाना चाहता है। तो आप तो एक प्रेशर लिख लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा प्रेशर लिख लिए जो हाइट के कॉलम की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस लिम्ब में वो लिख लिए, और जो तीसरा जो प्रेशर होगा वो एक्सेस प्रेशर ड्यू टू बबल, वो जो वाटर बबल होंगे उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसके वजह से भी यहां प्रेशर होगा, और वो कितना होगा 2T/R1। आ रही है बात समझ में? अब P2 क्या होगा, उसी तरीके से P2 भी होगा P नॉट प्लस रो जी H2, हाइट की वजह से प्रेशर, और फिर एक्सेस प्रेशर ड्यू टू बबल ड्रॉप 2T/R2। R1 क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट लिम्ब, यानी कि पहला वाला लिम्ब। देखो डायमीटर देके रखा हुआ है 5 mm, तो जाहिर सी बात है रेडियस निकालने के लिए क्या D/2 कर सकते हो, तो क्या R1 आपका निकल के आ जाएगा 5/2। R1 कितना आ जाएगा 5/2, और दूसरा R2 कितना आ जाएगा, क्या 8/2 आ जाएगा, हाँ कि ना? और आप क्या करो P1 को P2 के इक्वल दिखा दो, यानी कि P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस 2T/R1 और इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच माइनस 2T/R2। देखो P नॉट से P नॉट कैंसिल, और फटाक से क्या करो इस वाले को इधर लेके आओ और उधर उसको उधर कर दो, यानी कि रो जी H1 माइनस H2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2T/R2 प्लस 2T/R1, हाँ कि ना? अब ध्यान से सोच के देखो, आपको H1 माइनस H2 ही तो पूछा था क्वेश्चन में, तो आपको डेंसिटी ऑफ द वाटर पता है 1000, और ग्रेविटी आपको पता है 10 रख लो यार ग्रेविटी, और H1 माइनस H2 पूछा है, टेंशन दे रखा है, और आपको रेडियस भी पता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन में रेडियस इसका कितना होगा इन दोनों ट्यूब्स का। क्या आप रेडियस की वैल्यू पुट करो, टेंशन की वैल्यू पुट करो, क्या आपको आंसर मिल जाएगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज 2.19 मीटर। अच्छा, जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि 7th क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 में क्या रखा है, देयर इज अ सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक सोप बबल दे रखा है, एंड इट हैज अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इनसाइड इट। मतलब पहले वाले के अंदर जो है दूसरा सोप बबल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द सोप बबल which has the same excess pressure as the pressure inside the bubble of radius 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब आपको एक ऐसा इक्विवेलेंट रेडियस बताना है सोप बबल का जिसका जो एक्सेस प्रेशर हो, यानी कि जो एक इक्विवेलेंट रेडियस का बताना है, एक इक्विवेलेंट रेडियस बताना है जिसका एक्सेस प्रेशर मतलब आर इक्विवेलेंट बताना है आपको, ठीक है? जिसका एक्सेस प्रेशर पी इक्विवेलेंट का जो एक्सेस प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ 3 सेंटीमीटर वाले जो 3 सेंटीमीटर वाला अपना बबल ड्रॉप है उसके एक्सेस प्रेशर के इक्वल हो। मतलब आपको एक ऐसा सोप बबल का रेडियस बताना है जिसका एक्सेस प्रेशर इस 3 सेंटीमीटर वाले के एक्सेस प्रेशर के इक्वल हो। अच्छा सर, आपकी बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं जो अपना आर इक्विवेलेंट है वो कैपिटल आर है, ठीक है? और ये आपका सोप बबल क्रिएट हो रहा है जिसका एक्सेस प्रेशर 3 सेंटीमीटर वाला जो बबल ड्रॉप है उसके एक्सेस प्रेशर के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं जो इसका जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा P नॉट प्लस 4T/R, हाँ कि ना? क्योंकि किसी भी सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है क्या वो 4T/R होता है, और P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ कि ना? तो P इक्विवेलेंट तो अपने को पता चल गया कि किसी भी इक्विवेलेंट सोप बबल का प्रेशर कितना होगा, वो इतना होगा, दैट इज P नॉट प्लस 4T/R। अच्छा, 4T/R, 4T/R। अब फटाक से 3 सेंटीमीटर वाले पे कितना प्रेशर लग रहा होगा वो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ध्यान से सोच के देखो, जो 3 सेंटीमीटर वाले पे प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर,
वो 6 सेंटीमीटर वाले की वजह से होगा और खुद की वजह से भी होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 सेंटीमीटर वाला सोप बबल है वो 6 सेंटीमीटर वाले के अंदर ही है। हाँ कि ना? हाँ भाई, आपकी बात समझ में आ रही है। तो जो 3 सेंटीमीटर पे एक्सेस प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी लगने वाला है, अब 6 वाले की वजह से भी लगेगा, यानी कि 4t/6 होगा, यानी कि 4t/r होगा। हाँ कि ना? प्लस 3 वाले की वजह से भी होगा, यानी कि 4t/3। हाँ कि ना? अब आपको इक्विवेलेंट रेडियस चाहिए था जहां पे 3 वाले का एक्सेस प्रेशर और जो अपना इक्विवेलेंट सोप बबल बन रहा है उसका एक्सेस प्रेशर इक्वल हो, यानी कि बेसिकली आपको ये वाली कंडीशन चाहिए थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ कि ना? तो आप बस क्या करो, दोनों को इक्वल कर लो। यहां से आप क्या करो, पी इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख लो, दैट इज P नॉट प्लस 4t/r, और 3 सेंटीमीटर वाले पे कितना एक्सेस प्रेशर लग रहा है क्या हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, इसकी वैल्यू लिख लो, दैट इज P नॉट प्लस 4t/6 प्लस 4t/3। हाँ कि ना? क्या ये एक्सेस प्रेशर लिख सकते हो? और क्या दोनों को इक्वेट अगर कर दोगे तो क्या आपको ये वाली रेडियस पता चल सकती है? हाँ कि ना? बिल्कुल पता चल सकती है सर, क्यों नहीं पता चल सकती है? तो आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करके आपको पता चलेगा कि आपका ये जो आंसर आएगा ये 2 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, फटाक से पढ़ते हैं। इन YDSC D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। अच्छा, D जो है डिस्टेंस दे रखा है स्लिट्स के बीच का, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट प्लेन। अच्छा, मतलब ये स्लिट दे रखा है, ये स्लिट दे रखा है, यहां पे भी बीच में भी एक गैप होगा, बीच में भी एक गैप होगा, ठीक है। और यहां पे क्या है, आपकी जो है लाइट जो है फॉल हो रही होगी, और ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है, और ये स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है, ठीक है। क्या बोल रखा है, इफ y1 इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर रेड लाइट एंड y2 इज द डिस्टेंस फॉर द वॉयलेट लाइट। अच्छा, y1 बोला है ये जो है रेड लाइट के लिए होगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो उसका होगा, और y2 जो होगा वो वॉयलेट लाइट के लिए होगा, ठीक है, वॉयलेट लाइट के लिए। अच्छा, the distance for the violet light, what is the difference between the wavelength of the red light and the violet light। अच्छा, मतलब wavelength का डिफरेंस पूछा हुआ है, यानी कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट का डिफरेंस क्या होगा वेवलेंथ का, वो पूछा हुआ है, मतलब ये चीज पूछी हुई है। यार आपको एक फॉर्मूला पता होगा, y इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अरे ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो y1 इज इक्वल टू, जब अगर हम लोग रेड लाइट के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो y1 इज इक्वल टू क्या, लेमडा 1 D बाई डी हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर हो जाएगा। और आप ध्यान से सोच के देखो इस क्वेश्चन में क्या ये जो जितने भी टर्म्स हैं, थोड़ा हमारा ध्यान भटक गया था कि यार ये वैल्यूज नहीं दी है क्या, लेकिन ये ऑप्शन आप ध्यान से देखो, ये ऑप्शन ही y और d के टर्म्स में, और अब फिर उस तरीके से ये जो आ गया ये रेड लाइट के लिए आ गया, यानी कि बेसिकली बोले तो yr आ गया। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल। अब इसी तरीके से क्या y2 निकाल सकते हो, तो दिस इज लेमडा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब बस क्या करना है आपको, यहां से लेमडा की वैल्यू निकालो। देखो लेमडा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज लेमडा 1 इज इक्वल टू y1 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और फिर यहां से लेमडा 2 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या y2 स्मॉल d अपॉन कैपिटल D हो जाएगा। हाँ कि ना? थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देते हैं, तो अब बस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 बताना है, तो लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू y1 को देखो बेसिकली क्या करो, d बाई डी को कॉमन ले लो, स्मॉल d बाई डी को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, y1 माइनस y2। यानी कि ध्यान से देखो आपका बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, क्या वो ऑप्शन करेक्ट है? क्या सिंपल सा क्वेश्चन था यार, फॉर्मूला बेस्ड। हाँ कि ना? हाँ सर आपकी बात समझ में आ रही है। फटाक से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द कैपेसिटेंस इन द LCR सर्किट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम पावर। अच्छा, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, इसका कैपेसिटेंस बताना है सच दैट जो सर्किट अपनी हो वो मैक्सिमम पावर जो हो अपनी दे रही हो। आपको पता होगा मैक्सिमम पावर का जो कंडीशन होता है वो होता है XL इज इक्वल टू XC। ये कंडीशन आपको पता है? हाँ सर पता है। अच्छा, बस यही से आपको सॉल्विंग करनी है और आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो XL की वैल्यू क्या होती है, क्या 1 अपॉन ओमेगा L होती है, और क्या XC की वैल्यू क्या ओमेगा C होती है। हाँ कि ना? और ये चीज क्या ओमेगा C 250 के इक्वल होगी, यानी कि XL की इक्वल होगी। जाहिर सी बात है, अगर XC XL के इक्वल है तो क्या ओमेगा C जो होगा वो 250 के इक्वल होगा। हाँ कि ना? तो C इज इक्वल टू क्या 250 बाई ओमेगा आ जाएगा। देखो अब बस आपको अगर ओमेगा की वैल्यू पता चल जाए तो क्या आपको कैपेसिटेंस पता चल सकता है। हाँ कि ना? हाँ भैया पता चल सकता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या 2 पाई f लिखते हैं। हाँ कि ना? लिखते हैं सर, बिल्कुल लिखते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ की वैल्यू देखो वहां पे दे रखी है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो क्या 50, क्या यहां से ओमेगा की वैल्यू पता चल गई? क्या आप यहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट करके क्या कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते हो यार? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा?
हाँ सर बिल्कुल करेक्ट होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम बोल के रखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 इतना हर्ट्ज दे के रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन यानी कि ये बेसिकली n2 दे रखा है और ये n1 दे रखा है, और इसके जो ट्रांजिशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। अच्छा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन बोला है कि बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा जब अगर ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 जाएगा। मतलब ये बेसिकली n2 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, n1 दे रखा है। आ जाओ सॉल्व करते हैं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। की वैल्यू आपको पता होगी, E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्या यही होता है यार एनर्जी, हाँ कि ना, यही होता है। और एनर्जी की जगह क्या HF लिख सकते हो, अरे यार एनर्जी यही तो होता है, HF ही तो होता है, हाँ कि ना, या HNU भी बोल सकते हो, कई लोग HNU बोलते हैं लेकिन बेसिकली HF ही यूज करो, क्या दिक्कत है इतना। क्या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन h ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अच्छा, हाँ कि ना, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए चलो आ जाओ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है, इतनी होगी, तो जाहिर सी बात है, चलो आ जाओ पुट करते हैं। तो क्या 192 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच। और ट्रांजिशन देखो कहां से कहां तक हो रहा है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे। ये n1 है, ये n2 है। आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, क्या यही आएगा इक्वेशन, हाँ कि ना, यही सर आएगा इक्वेशन। अच्छा, आ जाओ अब दूसरा जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। और आपको पता है कि आपको जो दूसरा वाला ट्रांजिशन है, मतलब ये, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछ के रखा हुआ है। आ जाओ निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या यही फॉर्मूला है यार फ्रीक्वेंसी का, आपको यही फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्या 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच, और देखो ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा है, 2 से कहां तक हो रहा है, 2 से, एक सेकेंड, 2 से कहां तक हो रहा है, 2 से 1 में हो रहा है। अच्छा, तो वैल्यू बस पुट करनी है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 कितना है 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। आप क्या करो, इन दोनों को, ये पहला इक्वेशन लेट कर लो और ये क्या करो, दूसरा इक्वेशन लेट कर लो, और इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, 2 अपॉन 1 कर लो, 2 अपॉन 1, बस 2 अपॉन 1 करो। देखो ध्यान से, f अपॉन 192 इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 13.6। आप देखो हम ज्यादा कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं, देखना ये पूरी क्वांटिटी जो होगी, ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगी, और आपके पास जो ऊपर बचेगा वो होगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। अब इसका बस कैलकुलेशन करना है, इसको इधर उधर कर लो मैथ के हिसाब से जो करना है, और आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। और आपका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 162 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। मेरा काम है केवल कॉन्सेप्ट समझाना, बाकी का कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इस क्वेश्चन में क्या है कि अपनी एक स्ट्रिंग दे रखी है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि एक टेबल पे लटकी हुई है, ठीक है। और इस साइड में 1 मीटर जो लेंथ है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, और 3 मीटर जो लेंथ है वो टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। द मास ऑफ द चेन इज 3 kg, मास दे रखी है चेन की, वो 3 kg दे रखी है चेन की मास। इट इज रिलीज्ड एंड अलाउड टू मूव, और इसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया, यहां से टुचुक से छोड़ दिया गया और ये नीचे आने लगी, ठीक है, रिलीज होने लगी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट इज कंप्लीटली इन द एयर। अच्छा, अगर सोच के देखो, अगर इसको छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है यार कि ये क्या नीचे की तरफ जाएगी। अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो क्या इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, हाँ कि ना, हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी भैया, क्यों नहीं होगी। तो क्या वो वेलोसिटी क्या होगी, क्या आपने को पता होना चाहिए, हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो आओ जल्दी से पता करते हैं। तो जब ये नीचे गिर रहा होगा तो ध्यान से सोच के देखो, क्या हाइट, इनिशियल जो पोटेंशियल, जैसे मान लो इस पॉइंट का बात करते हैं, इस पॉइंट का बात, क्या जो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी समथिंग होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियली। आप सोच के देखो, जब ये चेन पूरा नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा तो ये पॉइंट क्या यहां पे आ जाएगा। अगर फॉल किया तो मान लो कि ये पॉइंट फॉल करने के बाद यहां से कहां तक आ गया, यहां तक। तो सोच के देखो, जब हाइट घटा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। मतलब जब चेन यहां से गिर के यहां तक आया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, हाँ कि ना, लॉस हुआ। हाँ करण, हाँ करण, अबे रोशन
आज यार अब एक रोशन पता नहीं कहा है भाई, हमें नहीं पता रूम पे। अबे तो वो आ जाए ना साला, अभी तो गया है यहाँ से। तो जब सोच के देखो, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये चेन जब फॉल करेगी तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा यार, हाँ कि ना। लेकिन सोच के देखो, वो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, क्या वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ तो वो हवा में उड़ गया। तुम्हें पता है कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल एनर्जी। और जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल से या तो काइनेटिक में चेंज होगी या तो काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ गिरने में इस चेन के, क्या वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा? बस सिंपल सा सारा क्वेश्चन इसी पे है कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो U1 होगा, और जो फाइनल पोटेंशियल होगा चेन गिरने के बाद वो U2 होगा। जो लॉस होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसमें चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। और यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी, यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ द चेन मिल जाएगा। अच्छा सर, आपकी बात समझ में आ गई। यानी कि बस अपने को U1 और U2 निकालना है, जल्दी से निकालेंगे U1 और U2। ध्यान से देखना, आप क्या करो, X पे जाओ, X पे जाकर के एक dx एलिमेंट पकड़ो और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देना है। पहले क्या करेंगे, U1 निकालेंगे। U1 इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ये रॉड जो है या जो ये जो अपनी स्प्रिंग है ये 1 मीटर लेंथ नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो ध्यान से देखना, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh होता है, हाँ कि ना। आज आप फाइंड आउट करते हैं। मान लो जो टोटल मास है इस चेन का वो कैपिटल M है, या 3 kg मान लो, लेकिन हम यहां पे M लेते हैं, M इज इक्वल टू 3 kg है, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? क्या M/L होगा? दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ रॉड की कितनी है? 4 मीटर है भैया। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? M/L होगा। लेकिन जो dx, ये जो dx एलिमेंट यहां पे पकड़े हो, ये जो dx एलिमेंट, क्या इसका मास क्या M/L इंटू dx होगा, हाँ कि ना। क्या ये जो M/L इंटू dx लिखे हो, ये क्या है? ये छोटे से टुकड़े का मास है, और हम लोग यही छोटे से टुकड़े का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं, और पूरे स्प्रिंग के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो दिस इज द मास ऑफ द छोटा सा टुकड़ा dx, और ग्रेविटी कितना लग रहा है? g, और कितना डिस्टेंस तक है ये? तो ये x पे जाके dx का एलिमेंट लिए और इसका पोटेंशियल एनर्जी पता कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू x। और यहां पे हम लोग नेगेटिव का साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग हाइट ले रहे हैं ये ऊपर से ले रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और ये अपना ध्यान से देखो, U1 अपना फाइंड आउट हो गया। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ M/L gx dx, हाँ कि ना। अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना है सिर्फ। आ जाओ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते ही आपको पता चलेगा m कांस्टेंट है, बाहर आ जाना है। लेंथ भी अपनी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगी। ग्रेविटी भी कांस्टेंट है अपनी, बाहर आ जाएगी। और x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या ये x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और जैसे अब लिमिट लगाने की बारी है, तो जब लिमिट लगाओगे तो ध्यान से देखो, इनिशियल कंडीशन में ये जो स्प्रिंग है, क्या 0 से लेके 1 तक क्या अपने को पोटेंशियल एनर्जी बतानी है? क्योंकि जो 1 मीटर लेंथ है, क्या वही स्प्रिंग का नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी कि 0 से 1, हाँ कि ना। क्या अब ये आप U1 फाइंड आउट कर सकते हो? मास ऑफ द रॉड दे रखा है 3 kg, लेंथ आपको पता है 4 मीटर होगी, ग्रेविटी 10 रखनी है, और आप इंटीग्रेट कर लो, इसका लिमिट लगा लो, आपको क्या मिल जाएगा? U1 मिल जाएगा। उसी तरीके से U2 निकालते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। माइनस M/L dx gx, ठीक है। अब जल्दी से, अब इसको जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो U2 जो आएगा, इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे U2 आएगा माइनस M/L g, और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना। और यहां पे जो लिमिट होगी, क्या वो 0 से 4 लगेगी? 0 से 4 क्यों लिमिट लग रही है यहां पे? क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो स्प्रिंग है फाइनली ये पूरी नीचे की तरफ गिर गई है। नीचे की तरफ गिर गई, यानी कि जो पूरा पोर्शन है रिंग का, वो 4 मीटर पूरा पोर्शन, वो क्या है? अब ऐसे लटका हुआ है, यानी कि जो अपना लिमिट है क्या 0 से 4 लगेगा। और क्या अपने को ध्यान से देखो, U2 भी मिल गया। अब आप क्या U1 और U2 की वैल्यू पुट करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, वो आप लोग कर लीजिएगा। और ये फाइनली करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा, दैट इज 56 जूल। ज्यादा लेट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए साउंड सोर्स एंड ए डिटेक्टर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। साउंड सोर्स दे रखा है, ये सोर्स है, और ये क्या है? डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है। आर मूविंग फ्रॉम ईच अदर विद इक्वल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अपोजिटली मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर, और 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर। द डिटेक्टर हियर्ड अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 18,000 हर्ट्ज। अच्छा, ये जो डिटेक्टर है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व कर रहा है डिटेक्टर, वो कितना है? 1800 हर्ट्ज है, ठीक है, 1800 हर्ट्ज। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड बाय द सोर्स
एज्यूम द स्पीड ऑफ द साउंड v दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सिंपल सा डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। और डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन सिंपल सा आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, जो एफ ऑब्जर्व्ड होता है वो एफ नॉट, मतलब एफ नॉट इज द व्हाट, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी निकाला है वही एफ नॉट होता है, इज इक्वल एफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस प्लस वी सोर्स। यही फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का। और ऊपर पॉजिटिव और नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव कब यूज करते हैं, जब बॉडी क्या हो, पास आ रही हो, पास आ रही हो। और ऊपर नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कब यूज करते हैं, जब बॉडी दूर जा रही हो, दूर जा रही हो। और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ये दोनों बॉडी दूर दूर जा रही है, सारी वैल्यूज दी हुई है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। देखो जो डिटेक्टर है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है फ्रीक्वेंसी 1800 इज इक्वल टू, आपको वही फ्रीक्वेंसी बतानी है जो सोर्स रिलीज कर रहा होगा, यानी कि एफ नॉट आपको बताना है, हाँ कि ना, ये एफ नॉट। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव जो कि 340 दे रखा है, और ये बॉडी दूर जा रही है, यानी कि ये वाला कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, मतलब ऊपर नेगेटिव और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कितना भैया, देखो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, अपॉन ऊपर क्या होगा, दूर जा रही है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, और नीचे क्या होगा 340 प्लस 20। और यहां से क्या आप लोग एफ नॉट की वैल्यू पता कर सकते हो, हाँ कि ना, बिल्कुल सर पता कर सकते हैं। तो जल्दी से फाइंड आउट करो और ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी इनटू डी, वेयर ए इज द मास, बी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या अननोन है, उसका डायमेंशन नहीं पता, सी जो है एनर्जी है और डी जो है डायमेंशनलेस है। आ जाओ इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू डी प्लस ए इंटू सी इंटू डी, ठीक है। ए जो है उसका डायमेंशन एम है, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो इक्वेशन आ रही है अपनी वो ए आ रही है, ठीक है, ए आ रही है। और बी जो है वो तो अननोन है तो इसको छोड़ दो, डी जो है डायमेंशनलेस है, ये भी गायब हो गया, प्लस यहां पे फिर देखो ए इंटू सी बचेगा, क्यों, क्योंकि डी जो है डायमेंशनलेस है। एम का जो यूनिट है, जो डायमेंशन होता है वो एम होता है, ठीक है। और ए जो है फिर से मास है अपना, तो उसका भी डायमेंशन एम हो गया, और सी जो है वो एनर्जी है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा ml2t-2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज m2l2t-2, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लो डायमेंशन से इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, फटाक से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, मतलब इस सर्किट में अपने को कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो बताना है। यानी कि बेसिकली आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर, अगर आपको यही फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर सामने आ गया। देखो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज दे रखा है यहां पे बैटरी का, दैट इज 2.2 वोल्ट, यानी कि 2.2 का होल स्क्वायर अपॉन आर। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताना है, तब जाके आप यहां पे आर की वैल्यू लिख पाओगे। और ये सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यार ये काफी इजी है। देखो बैटरी से यहां से और यहां का पोटेंशियल क्या जीरो और यहां का पोटेंशियल क्या वी होगा, तो जाहिर सी बात है क्या यहां का भी पोटेंशियल वी हो जाना है और यहां का पोटेंशियल जीरो, यानी कि यहां भी जीरो और यहां भी जीरो और यहां पे वी और यहां पे वी। कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड आप लोग को सामने है, अगर अच्छी से लंबी क्लासेस होती तो ये हम जरूर समझाते आप लोगों को, लेकिन आप लोग पढ़ के आए हुए हो इसीलिए फटाफट किया जा रहा है। अच्छा देखो, अब बस क्या करना है, यहां पे वी बनाइए और यहां पे जीरो बनाइए। अब ध्यान से देखिए फिगर में, देखिए V और 0 में एक 4 ओम का रजिस्टर है, V और 0 के बीच में एक 4 ओम का रजिस्टर, ये हो गया। फिर उसके बाद V और 0 के बीच में एक 4 और 4, यानी कि 2 रजिस्टर हैं, वो भी 4-4 ओम के, 2 रजिस्टर हैं 4-4 ओम के, 4-4। अच्छा, फिर उसके बाद देखो V और 0 के बीच में फिर से 2 रजिस्टर हैं 2-2 ओम के, ये देखो V और 0 के बीच में 2 रजिस्टर हैं 2-2 ओम के, यानी कि ये 2 ये भी 2। अच्छा, फिर से देखो V और 0 के बीच में एक रजिस्टर है 8 ओम का, फिर से V और 0 के बीच में एक रजिस्टर है 8 ओम का, देखो 8 ओम का रजिस्टर, और ये देखो। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों 4-4, 2-2 भी सीरीज में हो गए, और बाकी चारों जो है ये सब पैरेलल में हो गए। क्या आप यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या सिंपल सा रजिस्टर आपको सामने दिख रहा है, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और वैल्यू पुट करके क्या पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे इजी में कन्वर्ट किए, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो टू बॉल्स, देखना ध्यान से क्वेश्चन, टू बॉल्स आर वर्टिकली प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड। दो बॉल है, ए बॉल बी बॉल, इन दोनों को क्या किया, ऊपर फेंका गया विद द सेम स्पीड दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड इन अ 3 सेकेंड इंटरवल। अच्छा, मान लो कि इसको जो है
t सेकंड पे फेंका गया था, तो इस b वाले को जाहिर सी बात है t-3 सेकंड पे फेंका गया होगा, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि 3 सेकंड के इंटरवल पे फेंका गया है, यानी कि इसको t सेकंड पे अगर फेंका गया तो इसको 3 सेकंड बाद फेंका गया, यानी कि t-3 सेकंड पे फेंका गया। फाइंड हाइट इन m एट विच बोथ द बॉल विल कोलाइड। अच्छा, मतलब वो टाइम बताना है जहां पे दोनों बॉल्स जो होंगे कोलाइड करेंगे। अच्छा, जब दोनों बॉल कोलाइड कर रहे होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों बॉल की पोजीशन, जैसे मान लो ये दोनों बॉल यहां पे टकराएं, तो ध्यान से देखो दोनों की पोजीशन जो है ग्राउंड से क्या सेम होगी। देखो दोनों की पोजीशन क्या सेम है, जाहिर सी बात है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी का, क्या वो सेम होने वाला है, हाँ कि ना। मतलब अगर जब ये बॉडी दोनों कोलाइड कर रही होंगी, क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या सेम होगा, हाँ कि ना। बिल्कुल सर सेम होगा। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सर। आ जाओ निकालते हैं कि किस टाइम पे ये दोनों टकरा रही हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लिखते हैं फॉर्मूला। तो देखो यू ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 35, टी तुमको पता है टाइम टी है यहां पे ए बॉडी का, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके हैं, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एस ए। अब एस बी लिखते हैं, देखो 35 इंटू t-3, t-3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टाइम इसका t-3 है, माइनस हाफ जी t-3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो केवल एक वेरिएबल दिखेगा आपको इस पूरे क्वेश्चन में, और वो वेरिएबल है टाइम। क्या आप इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप टाइम इसमें से कैलकुलेट करोगे तो टाइम जो आएगा वो अपना आएगा 5 सेकंड, और आपको पता चल गया कि इतने देर बाद जो है ये दोनों बॉडी आपस में टकराएंगी, ठीक है। इतने देर बाद ये दोनों बॉडी टकराएंगी, तो इसका जो हाइट होगा, क्या वो हाइट मान लेते हैं h हाइट पे ये दोनों टकराई और 5 सेकंड बाद टकराई, तो हाइट h इज इक्वल टू 35 इंटू 5 माइनस हाफ जी, टाइम कितना है 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 5 सेकंड बाद टकरा रही है, h हाइट पे टकरा रही है और 35 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया था। तो क्या ये इक्वेशन फिर से लगा सकते हो, हाँ कि ना। और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आपको हाइट फाइट पता चल जाएगी, हाँ कि ना। तो वो हाइट आप लोग फाइंड आउट कर लो, कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से देखना। अ हीटर इज सप्लाई हीट एट द रेट ऑफ 6000 जूल पर मिनट। 6000 जूल पर मिनट की रफ्तार से जो है अपना एक हीटर जो है हीट सप्लाई कर रहा है। इफ अ पावर प्रोड्यूस बाय अ गैस इज 90 वॉट, पावर दे रखा है अपना 90 वॉट, ठीक है, और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, या एनर्जी अपॉन टाइम होता है। फाइंड द टाइम टेकन टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाय 2.5, यानी कि इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू बोल रखा है, कितना देर लगेगा ताकि हम लोग इंटरनल एनर्जी को 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 टाइम्स इंक्रीज करा पाए, ठीक है। इतने मतलब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराना है आपको। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यही फॉर्मूला होता है यार इंटरनल एनर्जी का, हाँ कि ना। अच्छा, इंटरनल एनर्जी कितनी दे रखी है अपनी, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 दे रखी है, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो हीटर जो है हीट सप्लाई कर रहा है, क्यू इज द हीट। देखना 6000 जूल पर मिनट क्या कर रहा है, ये हीटर हीट सप्लाई कर रहा है, तो ये मिनट में दिया है, थोड़ा इसको एसआई में चेंज कर लेते हैं। तो 6000 अपॉन 60 कर दोगे तो क्या ये सेकंड में आ जाएगा, जूल पर सेकंड, और ये कैंसिल करोगे तो दिस विल बिकम 100 जूल पर सेकंड, हाँ कि ना। तो टी टाइम के लिए अगर ये पूरा जो अपना हीटर है अगर वो चला होगा तो 1 सेकंड में अगर 100 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो टी टाइम में क्या 100 इंटू टी हीट सप्लाई करेगा, हाँ कि ना। बिल्कुल सर करेगा, क्योंकि क्यू जो है अपना हीट है और ये अपना दे रखा है हीट रेट, दैट इज 100 जूल पर सेकंड। आ रही है बात समझ में। अब वर्क डन क्या है, देखो पावर दे रखा है 90 वॉट, तो क्या वर्क डन जो होगा वो 90 इंटू टी हो जाएगा, तो 90 इंटू टी। ध्यान से देखो एक वेरिएबल है बस, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन, इसको सब सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बिकम 10 एंड इज इक्वल टू टी। क्या कैलकुलेशन कर सकते हो यार, सेकंड में आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर। आपको पता है कि Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT बाई एम होता है, हाँ कि ना। यानी कि R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो Vrms हम लोग बोल सकते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम, यानी कि मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सीधे से बोल सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका Vrms ज्यादा, हाँ कि ना। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम Vrms उसका ज्यादा। ध्यान से देखना, देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होता है, उसका वेलोसिटी ज्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसका वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो
क्वेश्चन नंबर 19, चार्ज Q इज गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। R रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, उसको क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा गया है। मान लो, चलो आ जाओ यहां पे देखते हैं, इसको Q चार्ज दे रखा गया है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय ए कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस। देखो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, और अंदर वाले रेडियस A है और बाहर वाले का जो रेडियस है वो B है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम विल बी, अब देखना है कि करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम कौन है। देखो सबसे पहली बात, Q अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने ही आने वाली है, इतना तो फिक्स है। देखो, और बाहर की तरफ होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी, यानी कि डी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया और सी ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि अपने पास दो ऑप्शन आ गए, ए और बी आ गए, ठीक है। अब देखना यह कि ए सही है कि बी सही है। देखो अब यहां पे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो अपना कंडक्टिंग शेल है उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेंट्रिक सेल से बाहर जा रही नहीं जा रही है, ठीक है, बी वाले में नहीं जा रही है बाहर। तो अब देखना है कि बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। अच्छा आप बताओ, जब अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज बीच में रखोगे तो क्या अंदर वाले शेल पे इंडक्शन होगा? अगर इंडक्शन होगा तो ये प्लस क्यू होगा, तो क्या अंदर वाले शेल पे क्या माइनस चार्ज इंड्यूस होंगे प्लस क्यू की वजह से? सोच लो बिल्कुल आराम से। हाँ सर बिल्कुल इंड्यूस होंगे। क्या प्लस क्यू अगर यहां रखा है तो क्या माइनस चार्ज अंदर वाले सेल पे इंड्यूस होगा? और जब अंदर वाले सेल पे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा तो क्या बाहर वाले शेल पे क्या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा? हाँ कि ना? बिल्कुल इंड्यूस होगा। और जब बाहर वाले सेल पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ भी जा रही होंगी? हाँ कि ना भैया? अरे भैया सही बोल रहे हो आप तो। हाँ, यानी कि क्या ये ऑप्शन सही है भैया? हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ इंसिडेंटेड लाइट चेंजेस फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, यानी कि अपना जो इंसिडेंट लाइट है पहले 300 नैनोमीटर से हम लोग फॉल करा रहे थे और बाद में 400 नैनोमीटर से फॉल करा रहे हैं, और आपको पता है कि E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा होता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। अच्छा, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ाए हैं तो क्या एनर्जी घटी होगी? जाहिर सी बात है, अगर वेवलेंथ बढ़ाए हैं तो क्या जो एनर्जी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, क्या वो घटा होगा? हाँ कि ना? बिल्कुल घटा होगा। क्वेश्चन क्या बोला है? देन फाइंड द चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। मान लो कि जब 300 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ से जब गिरा रहे थे लाइट, तो जो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो V1 था, और जब 400 से फॉल कराए तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो कितना था? V2 था। आपको क्या बताना है? V1 माइनस V2 ही बताना है। आ रही है बात समझ में? स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को बताना है, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 वोल्ट, वर्क फंक्शन 5 दे रखा है 2.5 वोल्ट। देखो कोई भी सरफेस पे जब कोई अगर फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है बेसिकली, अगर मान लो किसी भी सरफेस पे अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर इंसिडेंट लाइट फॉल करा रहे हो तो क्या ये इक्वेशन लिखते हो? E इज इक्वल टू, मतलब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। हाँ कि ना? क्या यही इक्वेशन लिखते हो यार? हर जगह यही इक्वेशन लिखा जाता है। और ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी से ये निकलता है, क्या इसको EV भी बोलते हैं? हाँ कि ना? वेयर E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड V इज द वोल्ट, कितना पोटेंशियल होगा। और जिस एनर्जी से ये निकल रहा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी से निकल रहे होंगे, अगर उतना ही एनर्जी इनको दे दोगे रोकने के लिए, या उतना ही पोटेंशियल अगर दे दोगे इनको रोकने के लिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रुक भी जाएंगे? हाँ कि ना? यानी कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि EV इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस 5। हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। मतलब जितने एनर्जी से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या जितने पोटेंशियल से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर उतने ही पोटेंशियल अगर इसको रोकने के लिए लगा दोगे तो जाहिर सी बात है उतना ही पोटेंशियल रोकने के लिए लगाया जाएगा। अरे यार, जितने से तुम अगर घर से बाहर जा रहे हो जितने स्पीड से, अगर उतने ही स्पीड से कोई गाड़ी आके तुमको ठोक दे तो वहीं पे गिर जाओगे ना यार। हाँ कि ना? जाहिर सी बात है, वही वाला क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मूला अपना दिख गया, EV इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा माइनस 5। यही यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। हाँ कि ना? हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ गई। जब पहला वाला जो वेवलेंथ था वो कितना था? 300 नैनोमीटर। उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V1 है, इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 1, यानी कि 300 माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है दैट इज 2.5। ठीक है, ये पहले वाले के लिए। अब दूसरा वाला जब 400 नैनोमीटर फॉल कर रहा था तब कितना होगा? तो EV2 इज इक्वल टू SC बाई ये कितना हो गया? 400। हाँ 400 माइनस 2.5। क्या ये दूसरा इक्वेशन होगा? हाँ कि ना? अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करा लो। ठीक है, थोड़ा जगह इधर उधर हो रहा है, देख लेना। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे ही सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कराओगे तो यहां पे आएगा, देखना ध्यान से, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे आएगा EV1 कॉमन ले रहे हैं, माइनस V2 इज इक्वल टू SC बाई 300 माइनस 2.5 माइनस SC बाई 400
प्लस 2.5 और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो एच बी कॉन्स्टेंट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फटाक से इसको इधर लेके आओ और सॉल्व करो और आपको v1 माइनस v2 की वैल्यू बतानी है और v1 और माइनस v2 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो और यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ कि ना? हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ गई। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इनिशियल फ्यूल ऑफ अ रॉकेट इज 1000 kg। 1000 kg है इनिशियल फ्यूल ऑफ द रॉकेट, जो भी फ्यूल अंदर रॉकेट के अंदर रखा है। इफ इट इज गिवन एज एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, रॉकेट का जो वेलोसिटी है फ्यूल का विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट वो दे रखा है कितना? ये, दैट इज द वी ऑफ रॉकेट। फाइंड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। अच्छा, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बताना है, मतलब बेसिकली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल यानी कि डीएम बाई डीटी की वैल्यू आपको बतानी है। आ रही है बात समझ में? जब कोई रॉकेट हवा में ऊपर जाता है तो क्या नीचे की तरफ इसका एमजी लग रहा होगा? हाँ कि ना? हाँ सर, एमजी लग रहा होगा। और क्या थ्रस्ट फोर्स, क्या एफटी ऊपर की तरफ लग रहा होगा? तो लेकिन ये जो रॉकेट है क्या तब भी ऊपर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से? हाँ कि ना? एनएलएम वाला अगर इस पे कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या एफटी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं? हाँ कि ना? और एफ टी को क्या डीएम बाई डी टी वी आर लिख सकते हैं, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं? हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो डीएम बाई डी टी वी आर इज इक्वल टू मास कॉमन ले लो और ये कितना हो जाएगा? जी प्लस ए। ग्रेविटी क्या आपको पता है? 10 होगा। मास ऑफ द रॉकेट, मास ऑफ द इनिशियल फ्यूल ऑफ द रॉकेट आपको पता है कितना है? 1000 kg है। अच्छा सर, आपको पता है। और एक्सेलरेशन क्या आपको पता है? हाँ सर, पता है। क्या रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी, जो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट है यानी कि वी आर है, क्या वो 500 मीटर पर सेकेंड है? क्या आपको पता है? हाँ सर, पता है। क्या वी आर पता है, एम पता है, जी पता है, ए पता है? क्या डीएम बाई डी टी निकाल सकते हो यार? क्या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ही तो पूछा था यार आपसे? वैल्यू पुट करो और आप निकालो, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। फटाक से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, देखो क्या है क्वेश्चन में। स्फेरिकल सेल ऑफ मास एम, एक स्फेरिकल सेल दे रखा है मास एम का, एंड रेडियस आर इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इनसाइड द सेल। अच्छा, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? देखो पहला ऑप्शन क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों जीरो होगी यार? अगर कोई मास एम दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ही होगी। हाँ सर, होगी। अच्छा, यानी कि ये ट्रू ऑप्शन है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगा क्या? मतलब कौन सा, क्या पूछा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इनसाइड द सेल। अच्छा, मतलब सेल के अंदर कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट यहां पे दे रखा है वो अपने को बताना है, ठीक है? अब यानी कि बी ऑप्शन क्या दे रखा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो। अच्छा, मतलब सेल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है यार। अच्छा, एक बार बात बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कभी रेडियस के साथ अगर तुम वेरिएशन देखे हो u का, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, u इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। क्या यही होता है यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? कभी इक्वेशन देखना तो वो ग्राफ जब देखोगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से होती है, यानी कि रेडियस आर तक, दिस इज आर इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस आर तक आते आते उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है? कांस्टेंट होता है। और फिर जैसे ही बाहर निकलने लगोगे तो उसका पोटेंशियल क्या घटना शुरू हो जाता है और इनवर्सली घटना शुरू हो जाता है। हाँ कि ना? यानी कि अंदर शेल के अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी ही होनी है। हाँ कि ना? लेकिन यहां ऑप्शन में क्या दे रखा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जीरो, और यही फॉल्स स्टेटमेंट है। और यहां पे आप लोगों को बोला है कि आपको इनकरेक्ट ही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ कि ना? जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सेमीकंडक्टर के ऊपर अपना अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो जाहिर सी बात है यहां पे ए नॉट आ रहा होगा क्योंकि नॉट लगा है, और यहां पे क्या बी नॉट आ रहा होगा? हाँ कि ना? हाँ सर, आप बी नॉट आ रहा होगा। और बीच में देखो नैंड गेट लगा हुआ है, यानी कि ए बार डॉट बी बार, ये एंड हुआ, अभी ये एंड हुआ है, लेकिन यहां पे क्या नॉट भी लगा हुआ है, मतलब क्या होल का कर लोगे? हाँ कि ना? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ रही है। और जैसे ही इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो क्या ये ए बार का होल बार प्लस बी बार का होल बार हो जाएगा? हाँ कि ना? हाँ सर, हो जाएगा। यानी कि फाइनली ये क्या ए प्लस बी आ जाएगा? देखो ना ध्यान से, एक बार क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी आ गया। हाँ सर, ए प्लस बी आ गया, एंड दिस इज द ऑर गेट। हाँ कि ना? हाँ सर, ऑर गेट, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पावर लॉस इन द बैटरी अप्रोक्सीमेटली, जो है क्या पावर लॉस होगा? ये अपना सर्किट दे रखा है, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, आपको क्या बताना है? पावर लॉस बताना है। यानी कि पावर का सिंपल फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर, ठीक है? आई स्क्वायर आर फॉर्मूला पढ़े होंगे पावर का। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट आपको कितना है वो क्या आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब करंट कैसे पता चलेगा यार? अरे करंट इज इक्वल टू
देखो R इज इक्वल टू क्या V बाई आई होता है, तो करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या V बाई आर हो जाएगा। क्या पोटेंशियल आपको बैटरी की पता है, दैट इज 2.2 वोल्ट। और क्या नेट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्या बैटरी के रेजिस्टेंस 0.6 दे रखा है और जो अपना रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 0.55 दे रखा है। क्या करंट आ गया यार, हाँ कि ना। और क्या नेट रेजिस्टेंस भी यहीं से आएगा, क्या करंट की वैल्यू आ गई। और क्या नेट रेजिस्टेंस R जो होगा क्या वो 0.6 प्लस 0.55 होगा, हाँ कि ना। क्या वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो यार, क्या आंसर निकाल सकते हो यार, हाँ सर निकाल सकते हैं यार। क्या ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, हाँ कि ना। हाँ भी आपकी बात समझ में आ रही है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे कि वो क्वेश्चन बेसिकली अगर हिंट देके, क्योंकि लेक्चर में तो हम कोशिश किए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो पॉइंट छोटे छोटे हम एक्सप्लेन कर देंगे नीचे कॉमेंट में। डोंट वरी अबाउट दैट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और न्यू एरा को अपना प्यार दिखाते रहो जैसे पहले दिखाते थे। और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, अगले पेपर में, जेईई मेंस के। टिल देन बने रहना साथ में, बाय।